बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम बिग ओमेगा और थीटा को तो डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। तो पहले बात करते हैं बिग ओ के हवाले से अपर बाउंड। तो अपर बाउंड इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम वेयर द रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स ग्रेटर और इक्वल टू दैट नंबर। अपर बाउंड जो है ना, वो आपके पास ग्रेटर वैल्यूज में सबसे जो कम वैल्यू है ना, वो अपर बाउंड कंसीडर की जाएगी। मिसाल के तौर पे ऑल वैल्यूज ऑन द राइट ऑफ एन स्क्वायर सर्व्ड एज अपर बाउंड बट वी सिलेक्ट द लीस्ट अपर बाउंड फॉर द बिग ओ। यानी एन स्क्वायर की मिसाल ले लेते हैं, इसके सीधे हाथ पर ये सारी वैल्यूज इससे ग्रेटर हैं, लेकिन आप उसके करीब तरीन वैल्यू को लेंगे। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहेंगे एन स्क्वायर एन क्यूब से छोटा है, तो बात समझ में आती है। आप कहें एन स्क्वायर टू की पावर एन से छोटा है, हाँ भाई है ही छोटा, तो काफी बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू उसमें जो करीब की वैल्यू हो ना, उससे कंपेयर करेंगे तो बात समझ आएगी। मिसाल के तौर पे एक 5वीं क्लास के बच्चे को आप किसी दूसरे स्कूल की 5वीं क्लास के बच्चे से कंपेयर करें तो बात समझ में आती है। उसको 4थी क्लास से कंपेयर कर लें, 6ठी क्लास से कंपेयर कर लें, लेकिन उसको मैट्रिक के बच्चे से कंपेयर करने की क्या तुक बनती है। ठीक है ना। तो चीजों को करीब की वैल्यूज से कंपेयर करना ज्यादा उनका जो मवाजना है उसको बेहतर कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर हम दो फंक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, वी टेक द मिनिमम वैल्यू फॉर द रिलेशन टू बी होल्ड ट्रू। तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू जहां पर वो दोनों फंक्शंस जो है ना, उनका रिलेशन समझ में आ जाए, तो वो कम से कम वैल्यू को लेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यूज की तो कोई हद है ही नहीं। तो हम कोशिश करेंगे जहां पर वो इब्तिदा हो, जहां पर रिलेशन हमारा ट्रू हो जाए, तो बस हम वहां उस वैल्यू से शुरू करें। मिसाल के तौर पे अगर गोल्ड फिश को आप शार्क से कंपेयर करें, किसी से कहें भाई शार्क जो होती है ना, वो तो गोल्ड फिश से बड़ी होती है, अब वो जो है ना अजीब मखमसे में पड़ जाएगा कि यार गोल्ड फिश से बड़ी होती है, अच्छा गोल्ड फिश तो एक मुट्ठी में 3 4 आ जाए हैं, और शार्क फिर कितनी बड़ी होती होगी गोल्ड फिश से, तो नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना, नहीं समझ पाएगा वो कभी भी। हाँ, आप उससे कहें भाई डॉल्फिन से बड़ी होती है शार्क, तो कुछ उसको थोड़ा मवाजना होगा, समझ पाएगा, अच्छा हाँ हाँ डॉल्फिन तो वो, क्योंकि करीब का कंपैरिजन हो रहा है ना साइज का। अब वो छोटी सी फिश से आप वो उसको कंपेयर कर रहे हैं शार्क को, तो वो कोई मवाजना बैठेगा नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अपर बाउंड में हम क्या होता है, जो अपर वैल्यूज होती हैं उनमें जो लीस्ट वैल्यू होती है ना, उसको चूज करते हैं कंपैरिजन के। अच्छा, मिसाल के तौर पे अभी आपने कहा कि 2n² का बिग ओ एन क्यूब है, तो इसमें जब मैं सी और एन नॉट निकालूंगा तो क्या होगा, 2n² इज लेस देन और इक्वल टू सी इंटू एन क्यूब। ठीक है, दोनों साइडों को n² से डिवाइड करें, तो सी एन जो प्रोडक्ट है उसका आंसर आ रहा है 2। अब आपकी मर्जी है सी को 1 एन नॉट को 2 ले लें, या सी को 2 और एन नॉट को 1 ले लें। समझ गए, तो ये प्रोडक्ट जो है आपका 2 आना चाहिए। अब एन का बिग ओ है n², बिल्कुल ठीक है, एन छोटा फंक्शन है, n² बड़ा फंक्शन है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो लेस देन इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएंगे, एन से दोनों साइड डिवाइड करके सी एन का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब सी भी 1 है, एन नॉट भी 1 है। n² बिग ओ n², ये किया आपने, दोनों साइड n² कैंसिल हो गया, तो सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखें इसमें लेस और इक्वल भी है, लेस के साथ इक्वल भी है ना, तो 1 पर ही दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्रॉस ओवर पॉइंट 1 आ जाए। तो जनाब आपकी समझ में ये बात आ गई ना, कि जो बड़ा फंक्शन है उसके अंदर यानी बिग ऑफ n² में तमाम छोटी चीजें आ जाएंगी। यानी n² से छोटा n होता है, log n होता है, वो सब इसके डेली फंक्शंस में आ जाएंगे, उन सब का बिग ओ आप n² कह सकते हैं। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ 1 तो खैर सबसे छोटा होता है, तो उसमें तो सारे कॉन्स्टेंट्स ही हैं। इसके बाद ये आपके पास आ गया ऑर्डर ऑफ n। अब ऑर्डर ऑफ n किन किन फंक्शंस के लिए ये बिग ओ हो सकता है, कांस्टेंट के लिए हो सकता है, खुद n के लिए हो सकता है, log n के लिए हो सकता है ये। और ये जो n log n है, इसके में कांस्टेंट हो सकता है, ये वाला सिर्फ n हो सकता है, खुद n log n हो सकता है। ठीक है ना। तो इन तमाम फंक्शंस का ये बिग ओ हो सकता है, लेकिन बात वही है, ये करीब से कंपेयर करें तो बात समझ में आती है। अब आ जाते हैं जरा सा ओमेगा की जाने। अगर एफ ऑफ एन ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एन जो है ना वो बड़ा है सी ऑफ जी ऑफ एन से।
तो ये उसकी क्या कर रहा है, लोअर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है। ओमेगा इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड में हाईएस्ट वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको यहां से समझा देते हैं, ठीक है ना। अगर आप कह रहे हैं कि एन स्क्वायर का ओमेगा क्या होगा, ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एन है। तो इसका, ये एफ ऑफ एन क्या है, बड़ा होता है ना ओमेगा में। तो एफ ऑफ एन बड़ा है किससे, इससे। तो यानी एन स्क्वायर की जो से जो छोटी वैल्यूज है ना, उनमें बड़ी वैल्यू, ठीक है। जिस तरह से एन स्क्वायर का अगर मैं ओमेगा लूंगा, तो बड़ी वैल्यूज में जो सबसे कम होगी, लीस्ट वाली, ठीक है, मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट, ओमेगा की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड से मैक्सिमम। और जब आप ओ की बात करेंगे, बिग ओ की, तो लीस्ट फ्रॉम द राइट, राइट साइड से लीस्ट वाले को हम लेंगे। तो एन स्क्वायर का बिग ओ एन क्यूब कहते हुए अच्छा लगेगा, एन स्क्वायर का ओमेगा एन लॉग एन कहते हुए अच्छा लगेगा, क्योंकि बाकी तो सब उससे छोटे हैं ही, उससे कोई इनकार नहीं है। ठीक है जनाब। अब अगर हम ओमेगा के लिए सॉल्व करते हैं, तो अगर सपोज करें फंक्शन मुझे दिया हुआ है, अब एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी ऑफ एन है। जब मैं इसको हटाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल में, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल में चेंज हो जाएगा। और ये हो गया आपका सी ऑफ जी ऑफ एन स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मैं बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ तो ये फंक्शन छोटा हो जाएगा, तो मुझे इसको सेम रखना है, क्योंकि ये चीज फिर भी इसको बड़ा रखेगी लेफ्ट वाले फंक्शन को, और हमें यही चाहिए कि एफ ऑफ एन जो है ना इससे बड़ा हो। तो यहाँ पे हमें कम वैल्यू लेनी है। तो अब ये आपका माइनस होके ये हो गया जीरो, ठीक है। तो आपका क्रॉस ओवर पॉइंट तो जीरो है, लेकिन आपका कांस्टेंट जो है वो आपने चूज किया था टू। तो आप देखें जब हमने वैल्यू जीरो ली तो दोनों बराबर हो गए, और वन से फिर क्या हुआ कि एफ ऑफ एन बड़ा साबित होना शुरू हो गया एज कंपेयर टू जी ऑफ एन। एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री, वन पर ही, ठीक है ना। तो अभी टू पर भी इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लोअर बाउंड के लिए, ठीक है, लोअर बाउंड के लिए थ्री एन स्क्वायर ही लेंगे राइट से। आप एन स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि छोटे में तो फिर आप कोई लिमिट नहीं है ना, और भी छोटा ले सकते हैं। तो ये थ्री एन स्क्वायर आपने ले लिया, तो ये फंक्शन फिर भी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें ये फैक्टर्स भी आ रहे हैं, सही है ना। तो कांस्टेंट आपका थ्री हो गया, यहाँ पर आप देखें कांस्टेंट आपका थ्री हो गया। और एन नॉट तो वन ही रहेगा, वन पर ये बात साबित हो जाएगी कि ये फंक्शन आपका बड़ा है, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस फंक्शन। और अगर आप सिर्फ एन स्क्वायर लेते हैं तो एन स्क्वायर से भी ये फंक्शन बड़ा ही होगा। ऐसी सूरत में कांस्टेंट भी वन होगा और एन नॉट भी वन। अच्छा, थीटा में क्या होता है कि हमारे पास सेम ही फंक्शन है जी ऑफ एन दोनों साइडों पर, दोनों साइडों पर हमारे पास जी ऑफ एन है, कांस्टेंट का फर्क है, ठीक है ना। तो ये सेम फंक्शन होता है, टाइट बाउंड इसीलिए इसको कहते हैं कि ये जो है ना कांस्टेंट का फर्क होता है, बाकी ये फंक्शन जो है वो सेम ही होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे थीटा वहां पर काम आता है जैसे आपको जहां पर यकीन हो कि इतना ही टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन का। मिसाल के तौर पे मैं एक एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट तलाश कर रहा हूँ, तो मुझे हर सूरत में एंड तक ही जाना पड़ेगा एरे के। ये ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं फर्स्ट पोजीशन पर फैसला कर लूं या सेकंड पोजीशन पर फैसला कर लूं। तो वहां पर एग्जैक्ट टाइट बाउंड मुझे ये होगा कि मेरा फंक्शन जो है ना वो थीटा ऑफ एन ही होगा, यानी पूरा एरे के साइज के मुताबिक ही चलेगा। मैं पहले पे देखूंगा कि वैल्यू क्या है, ग्रेटर जो एलिमेंट है उसको अगर मैंने मैक्स तस्वुर कर लिया तो मैं सेकंड पोजीशन से कंपेयर करूंगा, अगर मुझे बड़ा मिलेगा तो अपडेट कर लूंगा, छोटा मिलेगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। तो इस तरह मैं आखिर तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं है कि हो सकता है आखिर पर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा हो। तो हर सूरत में मुझे एंड तक ही सर्च करना होगा। तो वो क्या होता है, थीटा ऑफ एन। तो इस तरह से इसको हम करते हैं। ये देखिए ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एन, इसका जो लोअर बाउंड है वो टू एन स्क्वायर, अभी आपने देखा था हमने ओमेगा के लिए सॉल्व किया था। और अपर बाउंड इसका जब हमने सॉल्व किया था तो वो थ्री एन स्क्वायर। तो ये फंक्शन सारा क्या है, एन स्क्वायर ही है ये, ठीक है। कांस्टेंट का फर्क है, बाकी दोनों क्या है, एन स्क्वायर। जी ऑफ एन जो है वो एन स्क्वायर ही है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। दो फंक्शंस आपको देता हूँ, उसके दरमियान में आप जो है ना रिलेशन बताएंगे कि उन दो फंक्शंस के दरमियान क्या रिलेशन है, यानी बिग ओ का रिलेशन है, या उसमें ओमेगा का रिलेशन है, या थीटा का रिलेशन है।
ठीक है, तो आइए हम पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एन है हमारे पास लॉग ऑफ एन स्क्वायर, और जी ऑफ एन है लॉग एन प्लस 5। अब बताइए जनाब, इसमें दोनों में क्या रिलेशन है? हम्म बिगो होगा, तो वो क्या होगा? ये एफ ऑफ एन लेस देन और इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन, है ना? ये फंक्शन स्मॉलर होगा, ये फंक्शन आपके पास ग्रेटर होगा, ये हो जाएगा बिगो। और ओमेगा होगा तो एफ ऑफ एन ग्रेटर और इक्वल टू जी ऑफ एन, और थीटा में तो फिर दोनों बराबर होंगे, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन। तो बताइए भाई, ये इन दोनों का क्या रिलेशन है? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जैसे लॉग एन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, लॉग एन स्क्वायर, ठीक है? तो लॉग एक्स रेस टू द पावर वाई बेसिकली क्या होता है? इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स होता है। याद रखिएगा, ये जो पावर है ना, ये नीचे उतर आ, तो यहाँ पर लॉग एन स्क्वायर में भी वही होगा मामला। लॉग एन स्क्वायर में क्या हो जाएगा? टू लॉग एन हो जाएगा ये। लो भाई, ये हो गया टू लॉग एन, ठीक। यहाँ पर ये हो गया टू लॉग एन, है ना? और ये क्या है? ये भी लॉग एन है, तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों लॉग एन है, तो ये थीटा है। अच्छा, अब इसमें बताइए आप, एक है लॉग एन स्क्वायर और एक है एन, ठीक है? तो जैसे एन है 64, और लॉग एन स्क्वायर, तो लॉग एन स्क्वायर तो वही हो जाएगा ना, कि स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा, तो वो बन जाएगा टू लॉग एन। लॉग एन स्क्वायर क्या बन जाएगा? टू लॉग एन। तो भाई लॉग एन फंक्शन और एन एन तो ग्रेटर है ना, तो एफ ऑफ एन क्या है? ग्रेटर है जी ऑफ एन से। लॉग एन तो छोटा होता है एन से, तो लेफ्ट वाला फंक्शन जो है वो क्या है? ग्रेटर है। इसका मतलब इनमें रिलेशन क्या है? ओमेगा का। अब आ गए लॉग ऑफ एन और लॉग एन, ठीक है? तो लॉग ऑफ एन लॉग एन से छोटा होगा, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास है 256, एन की वैल्यू क्या है? 256, तो लॉग एन कितना होगा? लॉग एन हो जाएगा 8, और लॉग ऑफ एन ये हो जाएगा 3, ठीक है? तो लॉग एन ग्रेटर है एज कंपेयर टू लॉग ऑफ एन, तो ये लॉग ऑफ एन जो है ये स्मॉलर है। ये लॉग ऑफ एन क्या है? स्मॉलर देन दिस फंक्शन। तो इसका मतलब है स्मॉलर क्या होता है? जब लेफ्ट वाला स्मॉल हो, एफ ऑफ एन लेस हो जी ऑफ एन से, तो वो होता है बिग ओ। जी जनाब, अब आगे आपके पास एक एन है और एक लॉग स्क्वायर एन है, ठीक है? अब बताइए जनाब, लॉग स्क्वायर एन, तो लॉग स्क्वायर तो हो गया आपके पास लॉग ऑफ एन, ठीक है? लॉग ऑफ एन, तो ये और जाहिर बात है कहाँ एन, तो एन जो है वो काफी बड़ा है लॉग ऑफ एन से, क्योंकि देखिए लॉग ऑफ एन से बड़ा तो लॉग एन है, फिर एन आता है कहीं। तो एन जब लॉग एन से ही बड़ा है, तो लॉग ऑफ एन से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला फंक्शन ग्रेटर है, तो ओमेगा एन लॉग एन प्लस एन और लॉग एन। अच्छा, अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देख लें, एक है एन लॉग एन और एक है एन। तो मैंने आपको बताया था ना कि 2n स्क्वायर प्लस 3n हो तो उसको एन स्क्वायर लेते हैं हम ओमेगा में। यानी कि अगर दो फंक्शंस हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो हम बड़े को फौकियत देंगे, ये फंक्शन ग्रेटर है इस फंक्शन के मुकाबले में, ठीक है ना? ये तो खाली एन है और इसमें एन के साथ लॉग एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फंक्शन ग्रेटर है। तो हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों फंक्शन को, तो दरअसल इसको कंसीडर करेंगे। अब कहाँ एन लॉग एन और कहाँ सिंपल एन? तो लेफ्ट वाला फंक्शन ग्रेटर है, तो ये भी क्या है? ओमेगा। जी जनाब, ये है एफ ऑफ एन 10 और जी ऑफ एन है लॉग ऑफ 10। ये क्या होगा? अक्सर स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। भाई दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों क्या है? लॉग ऑफ 10 लोगे तो भी तो एक वैल्यू आएगी ना, और एफ ऑफ एन 10 है। और जब हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट होता है तो उसको हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 1। तो दोनों ऑर्डर ऑफ 1 है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है थीटा। 2 ऑफ एन, 2 की पावर एन, और 10n स्क्वायर, कोई मुकाबला ही नहीं है। एन स्क्वायर के बाद तो एन क्यूब, एन की पावर 4, और आगे जाके कहीं 2 की पावर एन आता है,
यानी एन पावर में चला गया भाई। एन जो है आपके पास पावर में चला गया है, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये टू ऑफ एन जो है मच ग्रेटर देन एन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा। लास्ट टू की पावर एन इज लेस देन थ्री की पावर एन, यानी एफ ऑफ एन स्मॉलर है थ्री जी ऑफ एन से, तो ये हो गया आपका बिग ओ। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल्स भी देख ली। अब एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं। जी जनाब, बताइए कि टू की पावर एन प्लस वन ऑर्डर ऑफ टू की पावर एन से रिप्रेजेंट हो सकता है, और क्या टू की पावर टू एन भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ टू एन? तो ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पहला वाला है, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि टू की पावर एन प्लस वन, तो उसको हम यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, टू की पावर एन इंटू टू, ये बराबर है अगर बिग ओ ऑफ टू की पावर एन के। तो अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज कर दूं कांस्टेंट की शक्ल में, तो टू इंटू टू की पावर एन इज लेस देन और इक्वल टू सी ऑफ टू की पावर एन, यानी ये जी ऑफ एन हो गया ना, ये जी ऑफ एन हो गया, या कांस्टेंट आ गया। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो सी क्या बचा, कांस्टेंट क्या हुआ हमारा, टू। तो सही है, कांस्टेंट हमारा टू आ रहा है, इसका मतलब है कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, टू की पावर एन प्लस वन को ऑर्डर ऑफ टू एन लिख सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड वाला हिसाब किताब देख लें। टू की पावर टू एन, टू की पावर टू एन का मतलब है टू की पावर एन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर एन, लेस देन और इक्वल टू बिग ओ ऑफ टू की पावर एन, यानी टू की पावर एन इंटू टू की पावर एन लेस देन इक्वल टू सी इंटू टू की पावर एन। टू की पावर एन टू की पावर एन कैंसिल करेंगे, तो इसका मतलब है सी बड़ा है या बराबर है टू की पावर एन के। कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल रही है, टू की पावर एन। अल्लाह को माने भाई, कांस्टेंट तो आपके पास एक वैल्यू फिक्स होती है। अगर कांस्टेंट बड़ा है टू की पावर एन से, तो भाई एन तो खुद ही जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। आपको बताया था ना कि एन इंक्रीजेस विदाउट बाउंड। ये तो एसिम्प्टोटिक फंक्शन इसीलिए तो कहलाता है कि जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट होती है। तो ये तो भाई कहाँ कांस्टेंट और कहाँ टू की पावर एन, जब जब वहां पे एन आ गया तो कांस्टेंट ही कहाँ रहा। तो ये जो है इसका सोल्यूशन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास इसको हमने रिप्रेजेंट किया है टू इंटू टू की पावर एन में। ठीक है, और तो फिर हमारा कांस्टेंट क्या हो गया, टू हो गया। ठीक है, और ये जो है टू की पावर टू एन, ये नहीं है बिग ऑफ टू की पावर एन, क्योंकि टू की पावर टू एन हो गया टू की पावर एन इंटू टू की पावर एन, और टू की पावर एन कैंसिल होके तो सी बचा टू की पावर एन, बट नो कांस्टेंट इज ग्रेटर देन टू की पावर एन, एंड सो द assumption लीड्स टू कंट्राडिक्शन। तो ये कांस्टेंट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि एन तो फिर तो इंक्रीज करता है विदाउट बाउंड। ठीक है जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।